Hey hello everyone, this is Ganesh and you are watching HD classes। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग सीए इंटर ऑडिट पेपर जो है आपका उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। भैया ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है और ये करने का रीज़न क्या है? आप मेरा ये जो आप लेक्चर देख रहे हो इसका रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि आपका जो ऑडिट का पेपर हो गया ना, वो ऑडिट का जो पेपर है ना वो क्या उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बहुत कम आता है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आता है। सो फॉर दैट रीजन हम लोग को हर एक टॉपिक का इंटरनल जो होता है ना आपका अंडरस्टैंडिंग वो बहुत जरूरी है, यानी कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। रीजन क्या है? आप तभी लिख पाओगे जब एटलीस्ट आपके पास एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो। सिर्फ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी है नहीं, साथ ही साथ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। समझ में आया? तो मैं आपको ये पर्टिकुलर सेशंस में ये सारा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट 2 या 3 वीडियो जो है ऐसे 210 ऐसे 500 इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप प्लीज उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप क्या करवाओगे भैया? अभी हम लोग आपको ऑडिट प्रोसीजर्स करवाएंगे। भैया ये चैप्टर कौन सा है? अगर आप स्टडी मैट से पढ़ रहे हो तो ये ऑडिट प्रोसीजर जो है वो आपका चैप्टर 4 में है। ठीक है, और मेरा ये जो मैट है इसमें अभी तक हम लोगों ने कोई चैप्टर डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली आपका जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा सा। ऑडिट प्रोसीजर्स इज अ टॉपिक जहां पर आप समझते हो कि किस तरह से पर्टिकुलर, ठीक है, सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर अपना ऑडिट परफॉर्म करता है, किस तरह से पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर जो है अपना ऑडिट परफॉर्म करता है। दिस इज एन प्रोसीजर्स। ठीक है, और ये आपका एग्जाम में इससे हर बार क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो या चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, जाहिर सा बात है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आदमी फंस जाता है, बट ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग नहीं फंसोगे। ठीक है, आप लोग नहीं फंसोगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ समझो इस चीज, इस पूरे चैप्टर का। सबसे पहले क्या होता है, मैं यहाँ से एक पेज ले लेता हूँ, वहां से समझाना ज्यादा अच्छा होगा। ये देखो, मैंने आपको हर बार कहा है जब भी आपका ऑडिट शुरू होता है ना, तो ऑडिट्स का प्रोसेस क्या है ये समझो थोड़ा सा। भैया सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के रेडी हो जाता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के रेडी हो गया, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर को बुलाया जाएगा। ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा? उसको चेक करेगा। चेक क्या करेगा? ठीक है, अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करेगा। हाँ कि ना, बताओ मेरे को, हाँ कि ना? अभी तक तो हम लोगों ने इतना ही समझ रहे थे। हम लोग का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा? पूरा करेगा। यानी कि हम लोग का भैया नहीं, ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भैया? वो हम लोग ऐसे 200 में पढ़ते हैं। वेरी गुड, वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भैया? ऐसे 200 में पढ़ते हैं। क्या होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? मेरे को ये समझाओ थोड़ा सा पहले। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं, प्लस एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है कि नहीं। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या वो कम्युनिकेटेड है कि नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है बना के तुम लोग छुपा के रख लोगे, उसको कम्युनिकेटेड करवाना पड़ेगा। किसको कम्युनिकेट करेंगे भैया? जाहिर सा बात है जिसने ऑडिटर को अपॉइंट किया उसी को कम्युनिकेट करेंगे। भैया आप ये जो प्रोसेस बता रहे हो ना, ये हर बार चेंज हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग के अंडरस्टैंडिंग जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा ना, ये प्रोसेस उतना ज़्यादा बड़ा होगा, ये प्रोसेस उतना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। एक प्रोसेस में मैं फिक्स नहीं रह सकता ना। रीज़न क्या है? हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से हम लोग को अपना प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे उन सभी को कॉन्सोलिडेट कर करके हम लोग को एक चार्ट में रेडी करना है, ताकि मेरे को समझ में आए कि नहीं मेरे दिमाग में इतना टॉपिक तो है, ये जितना प्रोसेस लिखवा रहा हूँ ना ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मेरे को एक दो बात बताइए और थोड़ा सा भैया। ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट किसको करना पड़ेगा? वही टीसीडब्ल्यूजी को आप कम्युनिकेट करो, या फिर आपको जो अपॉइंट किया जस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट। ठीक है भैया, मैनेजमेंट हम लोग को अपॉइंट करता है क्या? हाँ, लेकिन किसके बोलने पे? शेयर होल्डर्स के बोलने पे। तो आप कम्युनिकेट किसको करोगे? शेयर होल्डर्स को करोगे। ठीक है,
ऑडिटर जो है ट्राई करेगा अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है पूरा करने का। इसके लिए अब जरा मेरे को एक बात बताइए कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर को, सपोज मान लो तुम गए ऑडिटर के पास, ए ऑडिटर तू मेरा ऑडिट करेगा क्या? वो बोलता है हाँ, तो बोलेगा कि चल ऑडिट स्टार्ट कर। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या होगा, वो ऐसे, ठीक है, 210 के तहत आपका क्या करेगा, ऑडिट एंगेजमेंट को ठीक है, एक एंगेजमेंट लेटर भेजेगा आपको, और आप क्या करोगे, उस एंगेजमेंट लेटर को साइन करके ऑडिटर को वापस करोगे। इस एंगेजमेंट लेटर में यूजुअली क्या होता है भैया, कुछ नहीं, कुछ प्री कंडीशंस होते हैं, कुछ प्री कंडीशंस होते हैं, और इसी प्री कंडीशंस के बेसिस पे क्या होता है, हमारा ऑडिट के टाइम पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। अब भैया सिर्फ प्री कंडीशन होता है क्या? नहीं, बहुत कुछ होता है। वो आपको ऐसे 210 का हमारा जो टॉपिक है ना, उसमें देखने को मिल जाएगा। प्लीज आप वो वाला टॉपिक जरूर देखना, ठीक है। एक और बात बताइए भैया, सपोज मान लीजिए कि ऐसे 210 में प्री कंडीशंस हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया ऑडिटर के बीच में एंड क्लाइंट के बीच में। अब क्या ऑडिटर आ जाएगा क्या? हाँ, आ जाएगा। अब वो ऑडिट करेगा। ऑडिट के दौरान क्या करेगा, वो कुछ प्लानिंग करेगा, हाँ कि ना। स्टार्टिंग में तो हम लोग कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हम लोग ऐसे 300 में कर देते हैं, हाँ कि ना। प्लानिंग जो है हम लोग ऐसे 300 में कर लेते हैं। जैसे हम लोग ऐसे 300 में प्लानिंग परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं ढूंढने का, ठीक है। अच्छा ये बताओ भैया, प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन इस प्लानिंग में हम लोग एक्चुअली करते क्या है? इस प्लानिंग में क्या करेंगे बताओ? हम लोग अपना स्कोप डिटरमाइन करते हैं, कितना दूर तक हम लोग को ऑडिट करना है, ठीक है। कौन कौन सा रिस्क हो सकता है, रिस्क को असेस करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कितना हमको, अपने को कितना, ठीक है, सैंपल लेना है, ठीक है, 530 के हिसाब से, ऐसे 530 के हिसाब से अपने को कितना सैंपल साइज लेना है वो डिसाइड करते हैं। हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रिस्क के ऊपर कौन कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। और आज हम लोग यही प्रोसीजर्स पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करने आता है, 100% यहाँ पर, 100% भैया, हाँ 99.99% तो यहाँ पर चांसेस रहता है कि ऑडिटर जो है, मतलब मैनेजमेंट के जो बुक है ऑफ स्टेटमेंट है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो गई। देयर माइट बी सम प्लॉजिबल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, उसी का तो ऑडिट करने आया है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। अब ये प्रोसीजर्स होते क्या है भैया, हम लोग को ये बताइए, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ में आ गया आप लोग को, प्रोसीजर्स का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ऑडिटर कुछ काम कर रहा है, ऑडिटर कुछ क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और ये परफॉर्मेंस ऑडिटर क्यों कर रहा है, बड़ा सिंपल सा बात है, ऑडिटर ये परफॉर्मेंस कर रहा है ताकि उसको अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा कर पाए, हाँ कि ना। ताकि ऑडिटर क्या कर पाए, अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या कर पाए, पूरा कर पाए। इसीलिए ऑडिटर क्या कर रहा है, ये परफॉर्मेंस कर रहा है, हाँ कि ना। और उसका ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है क्या, बड़ा सिंपल सा है भैया, बार बार हम लोग जानते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं ये पता करना, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं ये पता करना, और एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है कि नहीं ये पता करना। समझ में नहीं आया तुम लोगों को, बताओ मेरे को, आया तो समझ में? चलो आ जाओ। अब जरा ये समझो कि ये सारा चीज जो है ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो वो रैप लेगा, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, रैप करेगा, ठीक है। भैया गाना गाएगा क्या? नहीं, रैप इज नॉट अबाउट गाना, ठीक है। रैप का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो गाना गाएगा। सबसे पहले वो रैप करेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, और थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो रैप करेगा। भैया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। देयर माइट बी सम रिस्क, ठीक है, इनटू ऑडिट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो वहां पर कुछ रिस्क होता है। क्या रिस्क हो सकता है भैया, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत बन चुका है, एरर हुआ है, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ठीक है। या तो इंटेंशन से करे या अनइंटेंशन से करे। इंटेंशन से करे तो उसको फ्रॉड बोलते हैं, अनइंटेंशन से करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ बताओ बताओ, ऑब्वियस बात है, मिस्टेक बोलते हैं।
याद रखना, ये मिस स्टेटमेंट को पता करने का जिम्मेदारी किसका है? ये मिस स्टेटमेंट को पता करने का जिम्मेदारी है आपका ऑडिटर का। तो पहला काम क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा भैया मेरे को एक बात बताइए, ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ना, इसमें ऑडिटर करता कैसे है? ये मतलब काम कैसे होता है ये बताइए आप हम लोग को। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, इसमें ऑडिटर क्या करता है? बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करता है। तुम लोग को पता है गणेश जी का, ठीक है, सूंड इतना लंबा क्यों है और कान इतना, ठीक है, बड़ा क्यों है? क्योंकि गणेश जी इज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक ह्यूमन बिहेवियर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेशन है? कि आपको हमेशा अपना कान बड़ा रखना चाहिए, हर किसी की बातों को सुनो लेकिन उतना ही बोलो जितना जरूरी है। ठीक है, हर किसी की बातों को सुनो लेकिन उतना ही बोलो जितना जरूरी है। इसीलिए गणेश जी का जो कान है वो बड़ा होता है और उनका सूंड जो है बहुत लंबा होता है, ताकि वो ज़्यादा बोल ना पाए। ठीक है, और इसीलिए उनको बुद्धि का प्रतीक माना गया है। ठीक है, विजडम, ठीक है, वाइज, वेरी वाइज गॉड उनको माना गया है। तो यही इस चीज का प्रतीक है कि आपको भी ये पर्टिकुलर जो गुण है अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। आपको भी ये पर्टिकुलर जो गुण है अडॉप्ट करना चाहिए। सेम टू सेम आईसीआई भी ऑडिटर को यही बात बोलता है कि यार देखो, तुम लोग ना पहले अंडरस्टैंडिंग लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग भैया? क्या अंडरस्टैंडिंग में क्या ले, बताइए हम लोगों को। अंडरस्टैंडिंग लो कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। क्योंकि आप जब ऑडिट करने जाते हो ना, तो बड़ा सिंपल सा बात है कि आपको सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो यू आर नॉट अ एम्प्लॉयर, ठीक है, यू आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। आपको देखना है कि प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि अगर प्रोसेस ठीक है तो पर्टिकुलर चीज जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी सही हो रहा है। ठीक है, अगर प्रोसेस खराब है तो ट्रांजेक्शन खराब होगा। आप लोग भी बात मानते हो ना कि अगर मान लो कि प्रोसेस ठीक है तो आपका लाइफ भी बहुत अच्छे से चलेगा, अगर प्रोसेस खराब है तो आपका लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। तो ऑडिटर को भी सेम बात बोला जाता है कि आप पहले अंडरस्टैंड करो एंटिटी के हर एक को, उस पर्टिकुलर चीज़ों को कि किस तरह से वो कर रहा है। जैसे भैया एक एग्जांपल दो ना, अगर मान लो तुमको चेक करना है कि एंटिटी जो है स्टॉक को ठीक से मेंटेन कर रहा है कि नहीं, तो आप स्टॉक का क्या करो, प्रोसेस को चेक करो कि स्टॉक उन लोग का यहाँ से जब निकलता है तो वो किस तरह से एंट्री करते हैं, उसका किस टाइम पे एंट्री करते हो, उसका ठीक से टैगिंग वगैरह प्रॉपरली किया हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर स्टॉक आ रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है, ठीक तरह से उसका जर्नल है, मतलब एंट्रीज पास कर रहा है कि नहीं। सिर्फ प्रोसेस को देखो, अंडरस्टैंडिंग करो। किस चीज का बताओ मेरे को? आप अंडरस्टैंडिंग करोगे प्रोसेस का, आप प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग करोगे, समझा? इसके बाद मैंने क्या बोला, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करो, फैप करो। फैप का मतलब क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। भैया ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने से क्या ऑडिट हो जाता है क्या? जब तुम लोग चैप्टर को पढ़ते हो, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को, अगर मान लो सपोज तुम ऑडिट को ही पढ़ रहे हो, तो अभी तुम क्या कर रहे हो भैया? अभी हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स को, डिटेल अंडरस्टैंडिंग। मैंने भी तुम लोग को ये सीरीज का नाम यही दिया है, डिटेल अंडरस्टैंडिंग। तुम लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो क्या अंडरस्टैंड करने से एग्जाम में बैठ के तुम एग्जाम दे दोगे क्या? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग को उसको प्रैक्टिस करना होगा। यस, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑडिटर तुम भी कुछ प्रैक्टिस करो, तुम भी कुछ काम करो। ठीक है, इसी को बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इसको क्या बोलते हैं अपना? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। मेरे को एक बात बताइए भैया, ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आपका आ जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टीओसी। टीओसी का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या क्या है? कंट्रोल्स यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स जितने भी है कंपनी का, उसको आप चेक करो। इंटरनल कंट्रोल्स जितने भी है कंपनी का, उसको आप चेक करो, उसको आप ध्यान से चेक करो कि क्या है इसमें प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखो इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, सपोज मान लो कि आपका सेल्स का जो एंट्री पास हो रहा है,
सेल्स का जो एंट्री पास हो रहा है वो सेल्स अगर मान लो कि 1 करोड़ के ऊपर है तो क्या प्रॉपर ऑथोराइजेशन है कि नहीं? अगर मान लो मशीन आपके पास है तो मशीन का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है या फिर कोई भी पैसा आपके पास आया है किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से, तो क्या वो एंटिटी के अकाउंट में ही आया है कि नहीं? और अगर मान लो कि एंटिटी के अकाउंट में आया तो क्या वो पर्टिकुलर तरीके से यूटिलाइज हुआ है जो बोला गया है कि नहीं? या फिर आपका अगर मान लो कि बोरोविंग कॉस्ट है तो क्या उसको अननेसेसरी कैपिटलाइज तो नहीं कर दिया गया है ना? आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में पढ़ोगे ये चीज। अननेसेसरी उसको क्या कैपिटलाइज तो नहीं कर दिया गया है ना? तो ये सारा चीज क्या हो गया भैया? ये सारा चीज आपका हो गया कंट्रोल्स को चेक करना। ठीक है, कंट्रोल्स अगर अच्छे रहेंगे तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी बहुत अच्छा से बना रहेगा। ये कंट्रोल्स बनाने की जिम्मेदारी किसका होता है? ऑब्वियस सा बात है, ये आपका मैनेजमेंट का जिम्मेदारी होता है। ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट का जिम्मेदारी होता है। ऑडिटर खुद जाके कभी कंट्रोल्स नहीं बनाता है। समझ में आया तुम लोग को? ऑडिटर्स खुद जाके कभी कंट्रोल्स नहीं बनाता है। तो क्या फायदा रह गया उसका इंडिपेंडेंस का अगर वो खुद से कंट्रोल्स बना दे तो? आप थोड़ा सा ये समझो। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, कुछ सिर्फ कंट्रोल्स को चेक करने से आपका नहीं होता है ऑडिट। आपको कंट्रोल्स के साथ साथ कुछ सब्सटैंशियल चीजें भी चेक करनी होती है। सब्सटैंशियल का मतलब क्या हो गया भैया? इंपॉर्टेंट चीजें भी चेक करनी होती है, यानी कि आपको अमाउंट्स चेक करने होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, आपको अमाउंट्स चेक करने होते हैं। अमाउंट में क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सारा चीज आपको चेक करना होता है। समझा कि नहीं? नहीं समझा? ये सारा चीज भी आपको चेक करना होता है, अमाउंट्स को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साथ ही साथ आपको एक दो चीज और चेक करना होता है, जैसे कि आपका हो गया सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, इसको मैं आपसे प्यार से बोलूंगा सैप, और तुम लोगों को भी समझना होगा इसको सैप बोल रहे भैया। इसको अब से मैं प्यार से बोलूंगा सैप। ठीक है, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? मेरे सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या होता है? सिर्फ आप कंपनी का हर चीज चेक कर रहे हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना। सपोज मान लो कंप्यूटर कंपनी आपको बोलती है कि हमारा यहाँ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा आता है कितना जानते हो? 5 लाख रुपया। तुमने बोला हाँ 5 लाख रुपया तो आता ही होगा। लेकिन सपोज मान लो अगर कंपनी बोलती है कि 5 लाख रुपया हमारा यहाँ आता है, और सेम जगह पे सेम बिल्डिंग पे सेकंड फ्लोर में, ठीक है, कंपनी है थर्ड फ्लोर में, आप जाते हो सेकंड फ्लोर में, वहां पर एक और कंपनी है, उससे पूछते हो अरे तुम्हारा एएमसी का खर्चा कितना आता है? ठीक है, और सेम साइज भी है, रूम साइज मतलब सिमिलर आइडेंटिकल है कंपनी का। वो बोलता है कि 3 लाख आता है, तो तुमने यहाँ 5 लाख कैसे बोला एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट? वो बोलता है 3 लाख रुपया, तो हमारा कंपनी ने 5 लाख बोला था ना, ये तो गलत बात है ना? ये तो गलत बात है ना, आप मेरे को बताओ हाँ कि ना? अगर ये गलत बात है तो क्या लगता है आपको कंपनी को? कंपनी ये सही कर रही है कि नहीं गलत कर रही है? अगर कंपनी 5 लाख रुपए बोलती है तो इसका मतलब वो रॉन्ग आपका डिडक्शंस क्लेम कर रही है, हाँ कि ना? कंपनी बोले ये मेरा बिजनेस का खर्चा है, मेरे को इसमें डिडक्शंस चाहिए, ये तो गलत बात है ना? बंद कर दो। ठीक है, तुमको समझ में आया कि नहीं ये बताओ मेरे को? इसके अलावा भी अभी तक मैंने तुमको क्या बताया ये समझो। सबसे अगर मान लो मैं ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करता हूँ, तो ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले रैप करते हैं, उसके बाद फैप करते हैं। भैया ये क्या सीक्वेंस में चलता है क्या? जनरली हाँ, बट नॉट, ठीक है, 100% राइट। ठीक है, जनरली ये सीक्वेंस में चलता है।
सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होता है, उसके बाद क्या होता है आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, इसके बाद क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर कितनी चीजें हैं, दो चीजें। सबसे पहला क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सेकेंड में क्या आता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अंदर फिर दो चीजें हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और आपका सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ऐसे 520 में आप ये वाला पर्टिकुलर चीज समझोगे। आपका एक पूरा ऐसे है सब्सटैंटिव और एनालिटिकल प्रोसीजर्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा समझो ना, आप सिर्फ इंटरनली चेक कर रहे हो कंपनी को, कंपनी जो बोल रही है हाँ वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बस आप वो चेक कर रहे हो। बट ऑडिटर का काम इससे बहुत बड़ा होता है, आपको ये भी चेक करना है क्या वो खर्चा जो कंपनी दिखा रही है वो क्या सही में उतना खर्चा होता है कि नहीं। आर्म लेंथ प्राइजेस जानते हो ना, आपका सीए फाइनल में एक टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग को बोल के। ट्रांसफर प्राइसिंग बोल के आपका सीए फाइनल में एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें हम लोग आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हैं और इसका बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। आप जब आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हो, एक्चुअली में हम करते क्यों है, हम लोग को ये पता करना पड़ता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अगर होता है तो उसमें क्या क्या इशू आता है। क्या भैया इंटर में भी है क्या ये आर्म लेंथ प्राइस? हाँ आपका है। अगर आपका आर्म लेंथ के ऊपर अगर आपने कोई भी खर्चा अगर बुक किया है तो वो आपका डिडक्ट हो, मतलब वो आपका उसमें डिडक्शन नहीं मिलता है आपको। इट विल नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम योर एक्सपेंसेस। पीजीबीपी में आप पढ़ते हो ये चीज को, ठीक है, टैक्स में। तो आप जरा समझो ये चीज को, ठीक है। इसके अलावा भैया और क्या करना पड़ता है ये बताइए हमको। इसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ, आपको ओडिया भाषा को हमेशा प्रायोरिटी देना है। आपको ओडिया भाषा को हमेशा प्रायोरिटी देना। भैया भेदभाव भेदभाव भेदभाव, अरे भेदभाव नहीं यार, जस्ट मैं बता रहा हूँ ओडिया भाषा को क्यों प्रायोरिटी देना है, क्योंकि आपको ये जो है बाकी का प्रोसीजर्स ये ओडिया सिखाएगा। ये कौन सिखाएगा आपको? ओडिया। ओ से क्या होता है भैया? ऑब्जर्वेशंस। ओ से क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? आप देख रहे हो चीजों को, आप चीजों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। वाह भैया वाह, देख लेते हैं नीचे में भी, ये देखो ऑब्जर्वेशंस का मतलब। ऑब्जर्वेशंस कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर्स बाय अदर। सिर्फ प्रोसीजर्स को देखना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। भैया ये ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर्स को देखना है, यानी कि आपका बोलने का मतलब है कि ये वाला क्या हम लोग का रैप में आ सकता है क्या? 100% यस, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं ना। हाँ, क्या ये हम लोग का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आ सकता है क्या? हाँ, कंट्रोल्स का चेकिंग करते हैं। हाँ, क्या ये हम लोग का सैप में आ सकता है क्या? सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। हाँ, यानी कि जब ऑब्जर्वेशन हम लोग कब कब करते हैं, जब हम लोग कंट्रोल्स का चेकिंग करते हैं या ओवरऑल एंटिटी का चेकिंग करते हैं। चेकिंग का मतलब जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड ले रहे, या फिर हमारे यहाँ पर एंटिटी में जो भी चीज बोला गया है ना, हम उसको बाहर वालों से कंपेयर करते हैं। तो दिस इज ऑल आर कवर्ड इनटू ऑब्जर्वेशंस। समझ में आया? टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग प्रैक्टिकली पर्टिकुलर चीज चेक करते हैं। ये देखो एग्जाम्पल्स भी दे दिया गया है,
एग्जाम्पल में क्या बोलता है, ऑडिटर ऑब्जर्व करता है इन्वेंट्री काउंटिंग्स को। मैंने तुमको बोला ना, स्टॉक में जो भी काउंटिंग होगा वो क्या करेगा, ऑडिटर जो है ऑब्जर्व करेगा कि किस तरह से काउंटिंग हो रहा है। समझ में आया, किस तरह से काउंटिंग हो रहा है, ऑडिटर क्या करेगा, उन सभी चीजों को ऑब्जर्व करेगा। ये काउंटिंग सही हो रहा है ना। अरे तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मेरे को। आर से क्या होता है भैया, आर से आपका हो जाता है रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। रिकैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। रिकैलकुलेशन का मतलब होता है जो भी एंटिटी ने ठीक है पर्टिकुलर टास्क कर लिया था, हम लोग उसको फिर से कर रहे हैं। एक एग्जांपल दीजिए ना भैया, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन एंटिटी का काम था डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना, और उन लोगों ने कर लिया है। हम लोग उसको फिर से कैलकुलेट करेंगे कि सही डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया है कि, हाँ या ना। एंटिटी का काम था डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना, उन लोगों ने कर लिया, हम लोग उसको फिर से करेंगे और बोलेंगे कि ये सही है कि नहीं। समझा। फिर एक और आर से क्या था, रीपरफॉर्मेंस। हम लोग उसको रीपरफॉर्म करेंगे किसी पर्टिकुलर टास्क को। चलो देखो, रिकैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। हम लोग इसको चेक करेंगे मैथमेटिकली एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। मे बी परफॉर्म मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली, कोई बात नहीं, या तो तुम मुंह से परफॉर्म चेक करो या फिर ठीक है इलेक्ट्रॉनिकली टैली वगैरह से चेक करो। रीपरफॉर्मेंस में क्या आता है ये देखो, ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करता है प्रोसीजर्स का और कंट्रोल्स का। जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किया गया है आपके ऑडिटर मतलब मैनेजमेंट के द्वारा, ऑडिटर क्या करता है, उसको फिर से चेक करता है क्या ये प्रोसीजर्स ऑथेंटिकेट है कि नहीं, हाँ या ना। भैया वो तो ऑब्जर्व तो कर ही रहा था ना, जरा समझो थोड़ा सा क्यों ये बोला गया। भैया ये तो ऑब्जर्वेशन से तो पता चल ही रहा था कि वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं। मैं तुमको बताता हूँ, समझो। एक एग्जामिनर का काम क्या होता है, एग्जाम पेपर बनाना, हाँ कि ना, क्वेश्चन पेपर बनाना, सिर्फ इतना ही। अगर मान लो कि मुझे एक एग्जामिनर रखा गया तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पेपर तो बनाऊंगा ही, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करूंगा ये क्वेश्चन पेपर क्या 3 घंटे में सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। ये क्वेश्चन पेपर क्या 3 घंटे में सॉल्व होने लायक है या नहीं है। अगर ये 3 घंटे में सॉल्व होने लायक नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन पेपर को आईसीआई को भेज पाऊंगा कि नहीं भेज पाऊंगा, ये बताओ। भैया कभी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि जब, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मेरे हिसाब से वो 3 घंटे में सॉल्व होने लायक होना चाहिए। एज एन स्टूडेंट वो 3 घंटे में सॉल्व होने लायक है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। अगर मेरे से अगर वो 2.5 घंटे में 2 घंटे में सॉल्व हो रहा है तो स्टूडेंट के लिए 3 घंटे में सॉल्व होने लायक है। ऐसा एक मार्जिन में सेट करूंगा। तो ऊपर ऊपर से देखने से तो लग रहा है कि नहीं यार क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छा है, सॉल्व होने लायक है, लेकिन जब उसको अंदर से जब तक उसको नहीं सॉल्व किया जाएगा पता कैसे चलेगा कि 3 घंटे में सॉल्व होने लायक है कि नहीं। आपका जो लॉ का इस बार का पेपर आया था इसमें भी तो सेम चीज था ना, नॉट एबल टू सॉल्व। समझ में आ रहा है तुम लोग को, लॉ का पेपर जो इस बार आया था सितंबर 25 में सेम टाइप का था, 3 घंटे में सॉल्व होने लायक नहीं था वो पेपर, बट उन लोगों ने दे दिया, उन लोगों ने री परफॉर्मेंस नहीं किया। तो ऑडिटर को भी बोला जाता है, ऑडिटर तुम जब जाएगा ना, तुम जब ऑब्जर्व करेगा ना, चेक करेगा ना, तो थोड़ा सा रिकैलकुलेशन भी कर लेना। रिकैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ भैया, मैथमेटिकल, यानी कि कैलकुलेशंस वगैरह सही हुआ है कि नहीं। और री परफॉर्मेंस का मतलब प्रोसीजर्स,
कंट्रोल्स वो कितने अच्छे हैं वो एक बार चेक करूंगा। भैया एक बार चीज बताओ ना, चेक कैसे करूंगा? मैं बताता हूँ तुमको। सपोज मान लो कि इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री किस तरह से काउंट होता है? क्रेन मशीन में आता है, ठीक है। मतलब वो जो ट्रेड मशीन होता है ना, उसमें इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है जाता है और काउंट होता है, ठीक है। बॉक्स बॉक्स में जाता है, ठीक है। अब सपोज मान लो कि वो ट्रेड मशीन जो है, ठीक है, वो ट्रेड मशीन का जो मैकेनिज्म सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक है। वो उस हर पर्टिकुलर चीज को काउंट कर लेता है जो उसके नीचे आता है, टैगिंग को वो काउंट नहीं करता है। जनरली क्या होता है, जैसे ये देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक आपका ट्रेड मशीन है, दैट तरीके। यहाँ पर आपका जो स्टॉक है, सपोज मान लो ये स्टॉक आ गया, ये स्टॉक आ गया और ये स्टॉक आ गया, ठीक है। ये जो है आपका मेन स्टॉक है, से एग्जांपल ये आपका जो है एक मेन स्टॉक है, ये भी आपका मेन है और ये जो है आपका एक फालतू है, ठीक है। ट्रेड मशीन से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसका सेंसर्स जो है वो खराब है, सेंसर जो है वो खराब है। अब वो क्या करता है, मेन को तो लेता ही है, साथ ही साथ फालतू को भी आपके स्टॉक में ऐड करवा देता है, जिसको फेंकने के लिए रखा गया होगा। तो आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है। या फिर उल्टा कर दो, फालतू वाला जो जा रहा था, ठीक है, नहीं जाके वो वहां पर आ गया है। समझ में आ रहा है ना? तो आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है ऑटोमेटिक सा। लेकिन जब एक्चुअल में आप काउंट करते हो तो आपको उतना स्टॉक दिखता नहीं है। बाद में आप बोल देते हो नहीं, स्टॉक तुम लोगों ने चोरी किया है, कंप्यूटर में तो दिख रहा है 100, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में तो है 20। नहीं बहुत कम हो गया, चलो 95, बाकी का 5 कहाँ है बताओ मेरे को। अब आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये फालतू वाला वहां पर इंक्लूड हो गया। तो ये कंट्रोल्स में प्रॉब्लम है आपका, आप उसका सर्विसिंग ठीक से नहीं करवा रहे हो। अगर मशीन खराब है तो मशीन को चेंज करो। तो ये चीज पता कैसे चलेगा, जब तक आप एक्चुअल में कुछ परफॉर्मेंस नहीं करोगे। मैं तुमको एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं क्या इस चीज को? बताता हूँ। नोट, ठीक है, तुम लोगों ने फर्जी देखा था मूवी? फर्जी मूवी, फर्जी मूवी में क्या हुआ था ये समझो। दैट फर्जी मूवी में क्या हुआ था? फर्जी मूवी में बड़ा सिंपल सा चीज दिखाया गया था कि आपका जो नोट है वो सिर्फ सही नहीं होना चाहिए, वो मशीन को सही लगना चाहिए, तो जाके वो बाईपास हो रहा था, ठीक है। सेकेंड लॉर्ड जब वो लोग बनाया था फर्जी मूवी में, वो जो ठीक है काउंटरफिट्स नोट्स बनाया था, वो क्या किया था, वो सुपर, क्या बोलते हैं उसको, सुपर नोट्स था कुछ, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, मशीन से बाईपास हो रहा था, मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, समझा? हाँ कि ना? मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो नोट्स कैसा है, खराब है कि अच्छा है। तो ये तो गलत है ना। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम चीज हो रहा हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, दूर करना है, दैट्स इट, ठीक है। भैया दूर करना है अरे नहीं यार, तुम लोग को ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि है ये प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो री परफॉर्मेंस में, आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो, बी आर बैंक स्टेटमेंट का, बैंक स्टेटमेंट का रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो, ठीक है। और रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो ठीक से कंसाइल हो पा रहा है कि नहीं। साथ ही साथ आप एजिंग जो आपका, आपको पता है ना कि 0 से 6 मंथ, 6 से 1 ईयर, 1 से 2,
2 से 3 एंड 3 से अबव, ये आपका एजिंग शेड्यूल है। और आपको ये फॉलो करना पड़ता है जब भी आप क्या करते हो, डेटर्स को आप लिखते हो। जब भी आप डेटर्स को रिकॉर्ड करते हो तो आपको ये एजिंग शेड्यूल्स क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, हाँ कि ना, बताओ। तो ये वाला एजिंग शेड्यूल सही है कि नहीं, ये वाला चीज आपको चेक करना होगा। भैया ये एजिंग जो शेड्यूल है ये सही है कि नहीं, मतलब, और ये चेक क्यों करते हैं हम लोग, व्हाई शुड वी चेक दैट, बताइए मेरे को। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, अगर ये एजिंग शेड्यूल अगर सही नहीं है तो 0 से 6 मंथ में, जो सपोज मान लो जो डेटर्स आने वाला है, ठीक है, जिससे आपको पैसा मिलने वाला है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप उसको बैड डेट बोलोगे, आप उसको बैड डेट बोलोगे अगर नहीं मिल रहा है तो। ये वाला सारा चीज जो है ना वो हम लोग ना चैप्टर 5 जो आएगा ना उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को आप ये माफ कीजिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊंगा अभी के लिए। बस आपको इतना सा चेक कर लेना पड़ेगा कि ये सब चीज़ सही है कि नहीं, क्यों सही है, क्या होता है, रीज़न क्या है, अच्छे से हम लोग चैप्टर 5 में हम लोग समझेंगे जब मैं चैप्टर 5 का लेक्चर लूँगा, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ को डिटेल में समझाना ही मेरा मोटो रहेगा। अभी आप बस ये चीज़ समझ लो कि आप री परफॉर्मेंस करते हो, री कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग आपके थे, देखो हम लोगों का कुछ ओरिया खत्म हो गया, ओ खत्म हो गया, आर खत्म होगा, आई से क्या हो गया, इंक्वायरी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी इंस्पेक्शन, उल्टा बोल दो, इंस्पेक्शन इंक्वायरी बोलो, कुछ भी बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन, जब भी मैं तुमको बोलूंगा ना किसी से इंस्पेक्शन करके आओ, इंस्पेक्शन करो, तो इंस्पेक्शन करो, तुमको दिमाग में क्या रखना है कि भैया बोल रहा है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करने के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स, तुमको एग्जामिन करना है रिकॉर्ड्स को या डॉक्यूमेंट्स को। अब ये रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ से आप ला सकते हो, चाहे वो कंपनी के अंदर जनरेट किया गया हो, से एग्जांपल सेल्स का जो भी बिल होता है वो तो कंपनी के अंदर ही जनरेट किया जाता है ना, चाहे वो एक्सटर्नली जनरेट किया गया हो, परचेस का ऑथेंटिकेशन आप पता कर रहे हो कि सही से जीएसटी काटा है, कि सही से जीएसटी काटा है कि नहीं, अमाउंट जो है ठीक से रिकॉर्डेड है कि नहीं, टीडीएस का कुछ था तो टीडीएस ठीक से काटा है कि नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ देख रहे हो। अच्छा भैया ये वाला हम लोग कंपनी का मान लो बाहर से मंगवा रहे हैं, तो कंपनी का बाहर से अगर मान लो मंगवा रहे हैं तो जो क्लाइंट है ना, मतलब जो उसका सप्लायर है वो लंदन में रहता है, तो मैं क्या लंदन में जाके लेके आऊँगा क्या चीज़ों को, नहीं, तुमको लंदन जाने की जरूरत नहीं है, लंदन से उसको बोलो फैक्स कर देने के लिए या फिर कुरियर करवा देने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो जो अभी आपको ज़रूरत है। तो आइदर वो पेपर फॉर्म में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए या फिर आपका कोई अदर मीडिया फॉर्म में होना चाहिए। पहले तो आप क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, एग्जामिन किस चीज़ का कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स का कर रहे हैं एंड आपका या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स का कर रहे हैं। अब ये रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ के होने चाहिए, कंपनी का अंदर का भी हो सकता है, कंपनी के बाहर का भी हो सकता है। अगर कंपनी के अंदर का है तो ठीक है, मिल जाएगा। कंपनी के अगर बाहर का है, अगर वो लंदन में रहता है तो क्या लंदन में चल जाऊंगा क्या, नहीं, लंदन जाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करो, सिंपली उसको बोलो कि यार पीडीएफ भेज दे, यार फैक्स भेज दे, या कोई ऐसा तरीका से भेज दे ताकि हम देख पाए। भैया ऑथेंटिकेशन इशू आ जाएगा ना यहाँ पर, अगर मान लो पीडीएफ से भेजता है, माइट भी पॉसिबल वो कुछ एडिट करके भेज दे, पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन अपने लोग कर क्या सकते हैं, अपने लोग के पास कोई आइडिया है, लंदन जाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, बड़ा कंपनी है तो शायद चले भी जाएंगे, छोटा कंपनी है तो छोटा कंपनी के लिए लंदन तो नहीं जाएंगे, छोटे कंपनीज के लिए जनरली लंदन नहीं जा सकते क्योंकि इतना खर्चा लग जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। चाहे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट्स, अगर आपको एसेट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो वो भी आपके लिए जरूरी है। भैया एसेट्स, देखो एसेट्स दो तरह का होता है, तुम लोग को पता ही होगा ये चीज, ठीक है। एक आपका होता है फिक्स एसेट्स
ठीक है, या फिर आप बोलो इसको अपने लैंग्वेज में नॉन करेंट एसेट्स, और एक आपका होता है करेंट एसेट्स। ठीक है, जनरली लेकिन मैं करेंट एसेट्स की अभी बात नहीं करता हूँ, मैं अभी एक बोलता हूँ आपका पीपीएम होता है। ठीक है, जिसमें आपका लैंड बिल्डिंग्स वगैरह आ जाता है, मशीन्स वगैरह आ जाता है। और एक आपका हो जाता है इंटेंजिबल एसेट्स, इसके लिए आप एस 26 पढ़ते हो और इसके लिए आप एस 10 पढ़ते हो। जब भी आप ये दो ऐसे पढ़ते हो ना, ये सॉरी, तो इसमें आप देखते हो कि आपका जो अमाउंट है ठीक से कैलकुलेट किया गया है कि नहीं। जनरली आप ये चेक करते हो क्या वो ठीक से कैलकुलेट किया गया है कि नहीं उसका कॉस्ट, और अगर वो कैलकुलेट किया गया है कॉस्ट ठीक से तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, और साथ ही साथ उसका डेप्रिसिएशन बोलो या अमोर्टाइजेशन बोलो, क्या वो ठीक तरीका से हो रहा है कि नहीं। हम लोगों ने कोई गलत खर्चा तो नहीं ले लिया है ना, दैट्स इट। हम लोग ये चीज चेक करते हैं। तो कंपनी ने तो आपको बता दिया कि 2 लाख का डेप्रिसिएशन हर बार लग रहा है और ये एसेट्स मेरे पास है, लेकिन अपने को तो भरोसा नहीं है ना, अपने को चेक करना है कि तुम्हारे पास एसेट्स है कि नहीं। अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो बहुत गंदा। भैया स्टॉक भी तो होता है ना इसके बीच में, हाँ स्टॉक होता है ना, वो भी कंपनी चेक करती है जाके, स्टॉक ऑडिट बोलते हैं उसको। वो आपका कहाँ पर होता है, वो आपका एस, ठीक है, 2 में होता है। उसके लिए आप एस 2 पढ़ते हो स्टॉक के लिए, ठीक से लिख देता हूँ, उसके लिए आप एस 2 पढ़ते हो। समझ में आ रहा है तुम लोग को, हाँ कि ना बताओ। देखो यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है बस एक एक लाइन पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा तो लिख देना। जो भी टेंजिबल एसेट्स है ना, उनका जनरली आपको रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है कि वो एसेट जो है कंपनी के नाम पे है कि नहीं। अब मैंने बोल दिया कि ताजमहल मेरे नाम पे, अरे भाई डॉक्यूमेंट दे, हम जाके चेक करेगा कि सही में आप जो बोले वो सही है कि नहीं। रीजन क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब मैंने बोल दिया रॉयल ताज मेरे नाम पे है, ठीक है, करोड़ों का वैल्यू है उसका, तो आप मेरे को पहले डॉक्यूमेंट दिखाओ कि ये बिल्डिंग हाँ सही में आपके नाम पे है कि नहीं। और सिर्फ आप बोलोगे और मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं जाके आपका वहां पर चेक करूंगा कि सही में आपके पास है कि। भैया वहां पर जाके कैसे चेक किया जाएगा, प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स है बाबू, प्रोसीजर्स है। तुम लोग शांत रहो, मिलेगा प्रोसीजर, समझ में आएगा तुम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बात, समझो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मेरे को, मेरे बच्चों। तुम लोगों ने सुना है ना ये डायलॉग, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, तुम लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है ठीक है, देखो देखो देखो, नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं बोलूंगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस चाहिए, ठीक है, एसेट्स का लेके। खैर छोड़ो, बोलता है ऑब्जर्वेशन करना होगा इन्वेंट्री काउंटिंग्स का, और राइट एंड, ठीक है, ऑब्लिगेशंस है कि नहीं। ये राइट एंड ऑब्लिगेशन है, ये सब क्या है भैया, ये अजर्शंस है, अजर्शंस। शायद मैंने उसका लेक्चर अभी तक करवाया नहीं तुम लोगों को, इसलिए तुम लोगों को ये बात सोच रहे हो। अजर्शंस है, देखता हूँ अजर्शन का भी लेक्चर करवाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। जस्ट आप इसको फील लेके समझो यार, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, समझना है बस, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, शुरू करें। हम लोग का इंस्पेक्शन हो गया है, अब हम लोग इंक्वायरी में आते हैं, 1 मिनट के लिए। भैया ये इंक्वायरी है, आप लोगों ने, आपने तो हमारे साथ इंक्वायरी कर दिया। सब्र रखो बच्चा, सब्र रखो,
सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। सिर्फ मेरे को देखो, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे को देखो, सामने स्क्रीन है वहां देखो, मेरे को देखो, स्क्रीन देखो, बस खत्म। ठीक है, ध्यान से देखो बस। सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, आप नॉलेजेबल पर्सन से क्या मांग रहे हो? इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो या कंपनी से रिलेटेड नहीं हो। भैया, डायरेक्टर की बीवी का नंबर वो मांग सकता हूँ क्या? भैया, डायरेक्टर की बीवी का नंबर मांग सकता हूँ क्या? कभी नहीं। नहीं देगा तुम लोगों को तो तुम मांगेगा क्या है? समझा कि नहीं? नहीं देगा तुम लोग। ऑब्वियस सा बात है, ये आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इंक्वायरी जो है वो आपका फॉर्मल, ठीक है, रेंज फ्रॉम द फॉर्मल रिटन इंक्वायरी होना चाहिए। जाहिर सा बात है, रिटन इंक्वायरी जो है वो मोर रिलायबल होता है देन ओरल इंक्वायरी। आपने मुंह से पूछ लिया, अरे वो 1 करोड़ का डेटर सही है ना, तुम लोगों ने सही एंट्री किया ना? अगला आदमी ने बोला हाँ 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 सही किया। तुम लोग उसको लिख देगा, चलो लिखो। तुम लोग इसको क्या बोलेगा? हाँ हाँ सही किया है, हम पूछे थे वो बता दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, बाद में वो आके बोलेगा कि नहीं यार आप लोग, आपने तो उस चीज के बारे में पूछा था। कोई ना कोई बात घुमा देगा वो। तो आप क्या बोलोगे? फिर आप पूछोगे, अरे वो 1.5 करोड़ का जो डेटर है वो सही रिकॉर्ड किया है ना? वो बोलेगा हाँ 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 सही किया, चल लिख के दे। आप क्या बोलोगे? चल लिख के दे, साइन कर। उसको बोलोगे चल साइन कर, तू जब बोल रहा है हाँ तो साइन करके दे हमको। जितना भी बिग फोर फर्म्स है ना उसमें यही होता है। भैया एक बात बताओ ना, सपोज मान लो कि मैं जो है, अपन कौन है? अपन एक ऑडिटर है, और मेरा एक फ्रेंड है वो क्या करता है? कंपनी में काम करता है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है वो क्या करता है? कंपनी में काम करता है। भैया क्या काम करता है? वो सीईओ है। तो भैया डायरेक्ट बोलिए ना, कंपनी उसी का, हाँ वो कंपनी ही उसी का है, ठीक है। वो सीईओ है, एमडी है, मतलब प्रमोटर है कंपनी का, तो कंपनी उसी का है। अब एक बात मेरे को समझाओ, आप मेरे को एक बात बताओ, मैं उससे आके मैं उसका ऑडिटर बन गया किसी भी कीमत पे, बन सकते हैं क्या भैया? जनरली नहीं बन सकते, बट ऐसा थोड़ी ना होता है यार, आजकल तो होता ही है, बन ही जाता है। चलो ठीक है, मान लेते बन गया। हमने बोला कि अरे सुनना राहुल, ये पर्टिकुलर चीज जो है सही है क्या? तुम लोगों ने जो 1 करोड़ का जो एसेट्स लिया है, सही में तुम्हारे नाम पे ही है ना वो एसेट्स? वो मशीन तुम्हारे ही नाम पे है ना 1 करोड़ का? वो बोलता है हाँ भाई मेरे ही नाम पे है। फिर मैं बोलूंगा सच में? तो बोलता है भाई तुझको मेरे ऊपर शक है? नहीं शक है तो बोल, शक है तो बोल ना रे तू, अगर है तो। फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार शक नहीं है, लेकिन सही में ना है ना। बोला भाई तू मेरे ऊपर शक कर रहा है? क्यों शक कर रहा है तू मेरे ऊपर? जानता नहीं हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं? घंटा, मैं बोलूंगा घंटा। दोस्ती दोस्ती की जगह, दिस इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर ये 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का जो मशीन है वो तुम्हारे ही नाम पे है, तो आप मेरे को डीड दिखाओ पहले, और दूसरा मेरे को एक सिग्नेचर करके दो यहाँ पर कि हाँ मैं राहुल इस कंपनी का मालिक ये एडमिट करता हूँ कि नहीं, ये 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है वो मेरे ही नाम पे है, प्रॉपर्टी का डिटेल्स रहेगा, और मैंने ये ऑडिटर को बताया है। अगर ये नहीं कर रहा है वो ना, तो यार इसका मतलब वो झोल है। थापर सर, तुम लोगों ने वो देखा होगा ना, वो जमुना पार मूवी सीरीज जो है, थापर सर क्या कर रहा था? वही तो कर रहा था ना, जो वो मेन टकला था थापर, वो भी तो वही कर रहा था ना, मेन विलन जो था जिसको बोलो। समझा कि नहीं? उससे बस पूछा जा रहा था कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम का स्टेटमेंट दिखाओ मेरे को, ये पर्टिकुलर चीज कैसे है। और वो उसको बोल रहा था कि यार देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है,
थापड़ बोल रहा था, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, यू नो व्हाट, मेरी वाइफ मेरे को डिवोर्स दे रही है, कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, हाउ वुड आई ट्रस्ट, व्हाई शुड बी ट्रस्ट यू। ट्रस्ट अपनी जगह पे है, ठीक है, और प्रोफेशनल रिलेशनशिप अपनी जगह पे है। आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इशू जो भी होगा आपके ऊपर आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा। समझा कि नहीं तुम लोग? अरे भाई समझा कि नहीं, बताओ ना। हाँ भैया समझ में आ गया, रिस्पॉन्स करना होगा तुम लोगों को। इंफॉर्मेशंस जो है ना आपका, एग्जांपल देखो, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिगार्डिंग टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग द कंट्रोल्स। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, अगर इसका कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी आपको चाहिए होगा, वो भी आपको चाहिए होगा। जनरली आपको सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, जनरली आपको सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इतना लंबा चौड़ा जो है ना, एक बार इसको रीड करना, समझ में आए तो वेरी गुड, नहीं समझ में आए मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना कि भैया नहीं समझ में आया, मैं तुम लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए और तुम लोग को दूंगा। समझा कि नहीं? मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए ही तुम लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, देर इज नो इश्यू। बट तुम लोग मेरे को एक बार व्हाट्सएप मैसेज करना। भैया व्हाट्सएप कहाँ से करूँ? अरे भाई देख नीचे में आ रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, एक मिनट को मेरे को ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। समझा तुम लोग? चलो, कहाँ पर थे हम लोग? ओ आर आई खत्म हो गया, ई से आपका हो जाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, ऐसे 505 इसको हम लोग डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब भैया दूसरों से पूछना कि ये ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं। सपोज मान लो कंपनी बोलता है कि 1.5 लाख का सेल्स किया है, तो क्या ये 1.5 लाख का सेल्स सही में हुआ है कि नहीं, ये मेरे को पता कैसे चलेगा? दो ही तरीका है, या तो कंपनी को बोलूंगा कि कंपनी तू मेरे को सेल्स डीट दिखा दे, तुमने 1.5 लाख का जो सेल्स किया है तो सेल्स डीट दिखा दो, या फिर मैं कस्टमर को डायरेक्ट फोन करके बोलूंगा ओ भाई बता ना कितना का सेल्स हुआ था, हमारे यहाँ से कितना का सेल्स गया था बता ना। तो अगर मान लो उसने बता दिया 1.5 लाख तो वेरी बेस्ट, अगर नहीं बता पाया तो प्रॉब्लम है, नहीं बता पाया तो प्रॉब्लम है, बता दिया तो वेरी गुड। समझ में आया? इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में अच्छे से। लास्ट हमारा आ जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 520 में। जहां जहां मैं ऐसे का कोटिंग कर रहा हूं ना, यू हैव टू बी डू दैट, तुम लोग को भी ऐसे का कोटिंग करना है, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं उन सभी पर्टिकुलर एसेस में। ठीक है, क्योंकि इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगा। ऐसे 520 में हम लोग क्या चेक करते हैं, अभी अभी तो बताया सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, अरे वही एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये सैप है। ये देखो सैप,
दिखा, यही है सैप, अभी अभी बताया। देखो मैंने कुछ कुछ लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन डायरेक्टली रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए आपको थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी मतलब जिसको ऑब्वियस बात है, जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं या जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ तुम पढ़ सकते हो। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है? देयर माइट बी द प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग द बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, यानी कि फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा जो है, इसमें कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकता है या कुछ अच्छी बात, तो वो चीज़ अपने को चेक करना है। 520 जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें, सॉरी, जब अपन 520 पढ़ेंगे ना तो हम आपको उसमें बताएंगे इसका अच्छे से। भैया और कितना बचा है? बस कुछ नहीं, ये एक बार देख लो, उसके बाद मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। ऑडिट प्रोसीजर्स, ये ना एक चार्ट था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, चार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लो, तुम लोग को याद हो जाएगा अभी तक जो मैंने अभी पढ़ाया, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स जो है इसका दो पार्ट है, एक आपका है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एक है आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इसी को हम लोग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर दो चीज आता है, एक आता है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एक आता है आपका सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अंदर दो चीज आता है, एक आपका आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक आपका आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग करते हैं वाउचिंग और वेरिफिकेशंस। जाहिर सा बात है, वाउचिंग जो है वो आपका किसका होता है? पीएनएल का होता है, और वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका बैलेंस शीट का होता है। पीएल का अमाउंट सही है कि नहीं, वो सब चीज चेक करने को हम लोग क्या कहते हैं? वाउचिंग कहते हैं। और बैलेंस शीट का अमाउंट चेंज मतलब ठीक है कि नहीं, उसको चेक करने का हम लोग क्या करते हैं? वेरिफिकेशन कहते हैं। और जनरली हम लोग इसमें क्या चेक करते हैं? अमाउंट ही तो चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग जनरली क्या चेक करते हैं? अमाउंट्स चेक करते हैं। और ये 520 में हम लोग क्या चेक करते हैं? क्या एक रिलेशनशिप है फाइनेंशियल और ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? देखो तुम लोगों को मैंने बताया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में, यहाँ पर अपने लोगों ने लिख लिया है। ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे कितना हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या करेंगे? टू इवेल्युएट करेंगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द कंट्रोलिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट। एंड सैप में हम लोग डिटेक्ट करेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू डिजाइन ऑफ दैट। ये दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट रीड करेंगे और ये खत्म करेंगे लेक्चर, ठीक है। nature and timing of audit procedure. What is the nature and timing of audit procedure? The nature and timing of the audit procedure मतलब ऑडिट प्रोसीजर का नेचर्स कैसा होना चाहिए, मतलब किस टाइप का ऑडिट प्रोसीजर सही होना चाहिए, मतलब क्या क्या करना चाहिए, एंड कब करना चाहिए, समय क्या, कितना टाइम लगना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर करने में। द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो है टू यूज मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट सम ऑफ द अकाउंटिंग डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। जाहिर सा बात है, आप जब नेचर पूछ रहे हो ऑडिट प्रोसीजर का, तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है। अगर मान लो आपका डेटा सीधा साधा है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, तो उसमें कम समय लगेगा ऑडिट में। जाहिर सा बात है, ऑडिट में कम समय लगेगा, इसका मतलब उसका प्रोसीजर्स में भी कम समय लगेगा, और कम समय में कम प्रोसीजर्स अप्लाई करके हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो को आपका जो इंटरनल कंट्रोल्स है या रिकॉर्डिंग है करने का डेटा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें अपने को टाइम लगेगा अच्छा खासा, तो यहाँ पर हम लोग को टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा कैसा है और आपका अदर इंफॉर्मेशंस का डेटा कैसा है। टू बी अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ओनली इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। याद रखना, अगर आप नेचर की बात करो तो सोर्स जो है, से एग्जांपल अगर मान लो परचेज ऑर्डर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इनवॉइसेस में भी एग्जिस्ट ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन द एंटिटी हैज, ठीक है, मे बी डिस्कार्डेड ऑफ द स्कैनिंग ऑफ द स्टोरेज सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर मैं नेचर की बात करूँ ना, तो मैं नेचर को ऐसे समझा सकता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया रहे, तुम लोग एक मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को मैं पीडीएफ में एक, ठीक है, इनवॉइस दूंगा और एक फिजिकल फॉर्म में दूंगा, तुम लोग कौन सा प्रेफर करोगे भैया? अंतर क्या है? वही पीडीएफ में जो था उसी को प्रिंट करके फिजिकल फॉर्म में दे दिया। नहीं, हो सकता है प्रॉब्लम ना हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो जाहिर सा बात है, ठीक है, आप लोग फिजिकल फॉर्म वाला जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आता हूँ। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑल्सो रिलेवेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑडिटर्स कंसिडरेशन। क्या बोलता है ये देखो, द ऑडिट प्रोसीजर जो होता है आपका, जो भी आपका ऑडिट प्रोसीजर्स है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सारा वही चीज रिपीट कर रहा है जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, ओडिया, ठीक है, ये सारा ऑफन इन सम कॉम्बिनेशन इन द एरिया ऑफ इंक्वायरी मे बी used as RAP, test of control, SAP, depending on the context of which they have to be applied by the auditor, audit evidence, previously circumstances, blah blah blah। क्या बोला है वो समझो, बड़ा सिंपल सा बात बोला है। आपने ये जो ओडिया का जितना भी टॉपिक पढ़ा है ना, इन सभी टॉपिक को आप यूज कर सकते हो इन सभी के रिस्पेक्ट्स में, इन सभी टॉपिक्स को आप यूज कर सकते हो इन सभी के रिस्पेक्ट्स में। एग्जाम्पल दो ना भैया, देखो ये वाला एग्जाम्पल, कहाँ लिखा था ना मैंने अभी, ये रहा, ऑब्जर्वेशन। ओडिया में एक ओ का मतलब क्या था? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ऑब्जर्वेशन? आप रैप करते समय ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम में ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हो, सैप के टाइम पे ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, कहाँ गया मेरा टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, जब आप रिकैलकुलेशन कर रहे हो ना, कहाँ गया रिकैलकुलेशन, ये रहा, इसमें आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स का आप यूज कर सकते हो। जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हो तो उसमें आपको रिकैलकुलेशन का जरूरत पड़ता है, क्यों? क्योंकि अमाउंट रिलेटेड जो भी चेकिंग करते हो वो आप रिकैलकुलेशन के थ्रू ही परफॉर्म करते हो। समझ में आ रहा है मेरा बात? वेरी गुड। तो इसका एक ना सुपर सा एक छोटा सा मैं करके अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कि किस मतलब कौन कौन सा प्रोसीजर्स में कौन कौन सा चीज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। याद रखना मेरी खास बात, कोई भी आपसे पूछे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है, आपको क्या बोलना है, ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है, रैप आता है, फैप आता है। फैप के अंदर दो चीज आता है, एक टीओसी आता है, एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आता है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अंदर दो चीज आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है और एक सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता है। ये सारा चीज तब क्या है भैया, ये सारा चीजें एक्चुअल में आप परफॉर्म कैसे करोगे? हमने बोल दिया रैप रैप रैप, अब रैप में आप करोगे क्या? अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अंडरस्टैंडिंग करने का वे क्या होगा? व्हाट इज द वे? ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया? दिस इज द वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बोल दिया कि अमाउंट चेकिंग करो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करो, एक्चुअली मैं क्या करने बोल रहा हूँ? एक्चुअली मैं तुम लोगों को रिकैलकुलेशन करने बोल रहा हूँ। इन सभी चीजों का यूज जो है, यहाँ पर ध्यान से देखो जो बताने वाला हूँ अभी, इन सभी चीजों का जो यूज है वो आप इसमें करते हो, इन सभी चीजों में। समझा कि नहीं? नहीं समझा? वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत समझदार हो यार।
होप सो आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर एक लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये वीडियो जो है अपने उन सभी दोस्तों के पास भेजो जो लोग ऑडिट में अभी तक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज रियली वेरी 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 प्रैक्टिकल चैप्टर। भैया चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट, नॉट ओनली द चैप्टर, दिस इज वेरी 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 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपको ठीक है, चीज़ों को सिर्फ रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन।